तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्कैवेशन यानी कि होता क्या है। अब जानते हैं कि एस्कैवेशन की डेफिनेशन क्या है। एस्कैवेशन एक मैनमेड कट है जिसमें ट्रेंच फॉर्म होता है या फिर जो अर्थ सरफेस है उसमें डिप्रेशन होता है। जब भी आप अर्थ को रिमूव करते हो, वो चाहे मैन्युअली करो या फिर किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके वो आप अर्थ रिमूवल कर सकते हो। मैनुअल एस्कैवेशन यानी कि आदमी के जरिए वो अर्थ रिमूवल करना, और मैकेनिकल एक्सकैवेशन यानी कि किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके अर्थ रिमूवल करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्सकैवेटर हो, जेसीपी हो, इसका इस्तेमाल अगर आप अर्थ रिमूवल के लिए करते हो तो वो मैकेनिकल एक्सकैवेशन में आता है। चलिए अब जानते हैं एक्सकैवेशन प्रोटेक्शन मेथड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है स्लोपिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर हम स्लोप बनाते हैं या फिर जो एक्सकैवेशन के साइड्स होते हैं वहाँ पर हम एंगल बनाते हैं। और स्लोपिंग जो है वो एक इजियर प्रोसेस है जो आप इक्विपमेंट के जरिए पूरा कर सकते हो, और साथ ही में कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर फील्ड के ऊपर इसे कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ईजी होता है। अब सेकंड मेथड आती है वो है बेंचिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। अब बेंचिंग में क्या होता है कि एक्सकैवेशन के जो भी साइड्स है उसमें हम मल्टीपल लेवल्स बनाते हैं, जैसे कि स्टेयर्स होती है उस तरीके से हम वहाँ पर लेवल्स बनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बेंचिंग एक ऐसी मेथड है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है जो भी एक्सकैवेशन के साइड्स हो उसको केविन होने से। और इस एक्सकैवेशन में हम एक से ज़्यादा जो है वो हॉरिजेंटल लेवल्स जो है स्टेप्स की वो बनाते हैं। खास तौर से यहाँ पर वर्टिकल और जो नियर वर्टिकल सरफेसेस होता है उसके बीच में हम ये लेवल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है शोरिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सकैवेशन के साइड्स है उसके बीच में हम वुड हो या फिर मेटल हो उसको हम लगाते हैं और उसे हम ब्रेस के जरिए सपोर्ट देते हैं ताकि जो भी सॉइल्स है उसको हम प्रिवेंट कर सके कोलैप्स होने से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शोरिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सपोर्ट्स देते हैं एक्सकैवेशन के साइड्स को और जिसके कारण हम केविन होने से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है शील्डिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। यहाँ पर हम शील्ड के जरिए सेफ वर्क एरिया जो है वर्कर्स के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम वहाँ पर वर्कर के अराउंड में ऐसी स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि वो वहाँ पर सेफली काम कर सके। और वो जो शील्ड है वो वर्कर लोगों को प्रोटेक्ट करती है ताकि उसमें कोई भी केविन ना हो या फिर कोई भी सॉइल कोलैप्स ना हो। सॉइल के टोटल 3 टाइप है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। अब देखते हैं कि टाइप ए में क्या आता है। टाइप ए यानी कि ऐसी कौन सी सॉइल होती है। तो टाइप ए में जो है वो है कोएजिव, या फिर जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसकी कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो होती है 1.5 टन पर स्क्वायर फीट। इसका मतलब ये है कि वो जो सॉइल है उसमें अगर मान लो आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया तब भी वो कुछ देर तक जो है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी, या फिर उसको माइनर प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत होगी। जब आपको पता चल गया कि इस सॉइल की कंडीशंस क्या है उसके अनुसार आपको उसका स्लोपिंग मेंटेन करना है। टाइप ए सॉइल में आपको 53 डिग्री एंगल का स्लोप मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के सॉइल में आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तो इस टाइप के सॉइल में आपको माइनर जो है वो बेंचिंग करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि टाइप बी क्या है। टाइप बी जो सॉइल है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू टाइप ए सॉइल से, और टाइप बी की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो लेस दैन है 1.5 टन पर स्क्वायर फीट, लेकिन ज़्यादा है 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से। यानी कि उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बिटवीन में होती है, किसके, 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से लेकर 1.5 टन पर स्क्वायर फीट तक। जब आपको पता चल गया कि ये जो है वो टाइप बी सॉइल है तो उसमें आपको स्लोपिंग करने की ज़रूरत है, और उस स्लोपिंग में आपको जो है वो 45 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। तो टाइप बी सॉइल में आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है कि आपको वहाँ पर बेंचिंग करना है, साथ ही साथ आपको स्लोपिंग भी करना है। जैसे कि हमने देखा कि स्लोपिंग के लिए 45 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपको बेंचिंग और स्लोपिंग जो है वो दोनों साथ में ही करना पड़े। चलिए अब देखते हैं कि टाइप सी सॉइल क्या है। टाइप सी सॉइल जो है वो अनस्टेबल टाइप सॉइल है। उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से कम होती है। मतलब ये जो सॉइल है वो विदाउट प्रोटेक्शन के खड़ी नहीं रह सकती, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टाइप ऑफ सॉइल के लिए जब आप स्लोपिंग करते हो तो आपको 34 डिग्री एंगल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, शोरिंग भी करना पड़ेगा, बेंचिंग भी करना पड़ेगा, या फिर स्लोपिंग भी करना पड़ेगा, या फिर इसके कॉम्बिनेशंस में आपको तीनों भी करने पड़ेंगे।
कभी कभी टाइप सी सॉइल में आपको शीट पाइलिंग करने की भी ज़रूरत होती है। और लास्ट में आता है स्टेबल रॉक। अगर आपको पता चल गया कि जो सॉइल है वो स्टेबल रॉक है, तब आपको उसका स्लूपिंग करने के लिए 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है वो एक खतरा है। फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन केबिन, यानी कि जो एक्सकैवेशन वॉल है वो कोलैप्स होने के चांसेस है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सकैवेशन के दौरान नीचे में टॉक्सिक गैसेस होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फॉल ऑफ पर्सन्स, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ टूल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा है, तो ये भी एक हज़ार्ड है। फिर है फॉलिंग ऑफ रिमूव सॉइल, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो और एक्सकैवेशन के बाद जो भी सॉइल है वो आप क्या करते हो कि एक्सकैवेशन के एज पर रखते हो, तो वो एक्सकैवेशन के एज पर जो सॉइल रखी हुई है, जो रिमूव सॉइल है, तो वो भी एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है वाटर अकुमुलेशन इन द एक्सकैवेशन, यानी कि मान लो कि पानी का सीज़न है और उस दौरान आपने एक्सकैवेशन कर लिया, तो वो जो पानी है उस एक्सकैवेशन पीट में अकुमुलेट हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा, तो वो भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है नियर बाय स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक्सकैवेशन आप ऐसी जगह पर कर रहे हो कि वहाँ पर नियर बाय स्ट्रक्चर्स है, तो उस एक्सकैवेशन की वजह से वो जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स है वो उसमें गिरने का खतरा बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो तो उसके साथ में आपको एक्सेस और इग्रेस का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फ्लूडिंग, यानी कि बाढ़ आ जाना, वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो और एक्सकैवेशन के दौरान उसकी जो विड्थ है और जो लेंथ है वो अगर मान लो ज़्यादा है, यानी कि 1.2 मीटर से ज़्यादा है, तो वो कन्फाइंड स्पेस में आएगा, तो वो भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है ओवरहेड लाइंस, यानी कि मान लो कि जब भी आप मैकेनिकल एक्सकैवेशन कर रहे हो और उसके लिए आप एक्सकैवेटर का इस्तेमाल करते हो, तो उसकी जो हाइट है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है, और अगर उसी जगह पर कोई ओवरहेड पावर लाइंस अगर ऊपर से गई हो, तो वो जो एक्सकैवेटर का जो बकेट है या फिर जो उसका बुम है वो उस पावर लाइंस को टच हो सकता है। अगर वो उसको टच हो गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है, यानी कि ओवरहेड पावर लाइंस जो है वो एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो उसके नज़दीक जो भी व्हीकल जा रही है तो वो व्हीकल उस एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा होता है, तो ये भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है सरफेस और ग्राउंड वाटर, यानी कि एक्सकैवेशन के दौरान अगर आपको उस सॉइल कंडीशन के बारे में, यानी कि उस सरफेस के बारे में अगर पता ना हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो, तो वो भी एक खतरा है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सकैवेशन के दौरान आपको कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है उसको स्कैनिंग करना है, तो ये सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेनी है। फिर उसके बाद आपको ट्रायल पिट बनाना है, यानी कि आपको स्कैनिंग करके पता चल गया कि यहाँ पर जो है लाइव केबल है या फिर लाइव फैसिलिटी है, तो उसके बाद आपको ट्रायल पिट बनाना है और वो जो ट्रायल पिट है वो आपको मैन्युअली करना है। फिर उसके बाद है कि आपके पास उस एरिया की जो है वो रिलेवेंट ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है तो उसके साथ आपको मार्किंग भी करना है। फिर उसके बाद है जो एक्सकैवेशन सॉइल है वो जो है वो पीट में गिरने का खतरा होता है, तो उसके लिए आपको स्लोपिंग और बेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो एक्सकैवेशन वॉल है उसको गिरने से बचाने के लिए आपको शोरिंग और बेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है। अगर टाइप ऑफ सॉइल जो है वो ज़्यादा लूज़ है तो उसके लिए आपको शोरिंग और शील्डिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको एक्सकैवेशन करना है वहाँ पर आपको रेगुलर गैस टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका एक्सकैवेशन हो गया तो वहाँ पर हार्ड बैरिगेशन करना है और उसके साथ में जो सेफ्टी साइन बोर्ड है वो लगाने हैं। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपने एक्सकैवेशन किया है और उसके नियर बाय कोई रोड है तो आपको जो है वो अल्टरनेट एक्सेस देना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि मान लो कि पानी का सीज़न है तो आपको उस एक्सकैवेशन के इर्द गिर्द में एक बंडल वॉल जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि आउटसाइड का जो पानी है वो उस एक्सकैवेशन में जाने ना पाए। और इनकेस अगर मान लो कि एक्सकैवेशन पीट में पानी अगर जाता है
तो आपके पास उसके लिए डीवाटरिंग पंप होना ज़रूरी है, ताकि वो जो पानी है तो आप इजीली डीवाटरिंग पंप का इस्तेमाल करके बाहर निकाल सको। फिर उसके बाद आपको जो एक्सकैवेशन है वो अगर मान लो कि 1.2 मीटर से अगर ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाता है। तो उसके लिए आपको कन्फाइंड स्पेस के जो भी प्रिकॉशंस है तो वो लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आपको जो एक्सकैवेशन पिट है उसके लिए आपको सेफ एक्सेस और एग्रेस प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी आपने एक्सकैवेटेड सॉइल जो एक्सकैवेशन एज पर रखी हुई है या फिर जो भी मटेरियल आपने एक्सकैवेशन एज पर रखा है उसको आपको रिमूव कराना है। एक्सकैवेशन के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो इर्द गिर्द है वहाँ पर व्हीकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए या फिर उसको आपको अवॉइड कराना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एक्सकैवेशन सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।